हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने आपके कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक अपलोड कर दी है। यदि किसी कारणवश किसी स्टूडेंट ने उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप सभी लोग के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग जाइए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ हमारी वीडियो की वहीं पर अपलोड की जाती है, ठीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में खास बात यह है कि इस वीडियो में आपको हम एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी मेरे पास आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और वीडियो के अंत में या कहीं भी हमको जब भी लगेगा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात है कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे, मुंबई में है। और एक है इंडिया गेट। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम इंडिया गेट की बात करें तो ये आपके कहाँ पड़ते हैं, तो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वे वहाँ पे आपको इंडिया गेट देखने को मिलता है। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की हम बात करें अगर, तो ये आपके मुंबई में देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूज यहाँ पर आपको नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट कहाँ पर है। तो दोनों चीज़ें आपको कन्फर्म हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये 1911 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1911 में प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई की यात्रा के उपलक्ष्य में एक विजयी मेहराब के रूप में से तैयार किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 31 मार्च 1911 ईस्वी को इसकी आधारशिला रखी गई थी, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यवहार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो है ना 22 भाग हैं, ठीक है। और 22 भाग में से जो आपका भाग नंबर 3 है ये आपके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है उसको बताता है, जो भाग 3 है। और भाग 3 का दोस्तों चर्चा जो है वो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में भी आपको देख रहे होंगे कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, और ऑप्शन भी आपको 12 से 35 के बीच में ही देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इतना तो कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मानव के दुर्व्यवहार के निषेध को मौलिक अधिकार बतलाया गया दोस्तों। तो वो है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 23। दोस्तों इसमें बलात्श्रम है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बलात्श्रम। तो यदि आपको ये पॉइंट लिखा होगा बलात्श्रम कहीं भी, तो आपको आंख मूंद करके अनुच्छेद नंबर 23 को लगा देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बलात्श्रम नहीं है, मानव में दुर्व्यवहार लिखा हुआ है। बात तो वही है, लेकिन जो मोस्टली रूप से रहता है प्रश्न में आपके एग्जाम में वो बलात्श्रम को ही प्रीफर किया जाता है। तो इन जो कीवर्ड्स हैं इनको आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका आंसर सही हो पाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 14 का, तो इसमें आपका समानता का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और दोस्तों वहीं बात करते हैं अगर हम अनुच्छेद 17 में, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत की चर्चा इसमें की गई है। तो अनुच्छेद नंबर जो 23 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मेकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड मेकाले की यहाँ पे चर्चा हो रही है, और लॉर्ड मेकाले दोस्तों उन्होंने क्या किया था, शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छे काम, मतलब कि निस्पंदन दृष्टिकोण अपनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 फरवरी 1835 को, आप ये डेट याद रखेंगे दोस्तों कि 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे थॉमस बिविंगटन,
मैकाले ने, इसका पूरा नाम क्या था, थॉमस विथिंगटन मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता को स्थापित करने की मांग किए थे। ठीक है, तो जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे किसने, लॉर्ड मैकाले साहब ने दिए थे। इसलिए शिक्षा संबंधित ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी के तहत 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच भी लॉन्च किया गया था, मतलब कि अपनाया लगाया गया था वुड डिस्पैच को। तो वुड डिस्पैच क्या था, भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया गया था वुड डिस्पैच के तहत। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। देखिए केन नदी जो है ना, केन, बेतवा, चंबल, ये सब दोस्तों आपकी नदियाँ जो है, आपने सुना होगा केन बेतवा। तो केन बेतवा जो है ना दोस्तों, ये आपके क्या है, एक इंटरलिंक है, नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये दोनों नदियाँ दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो आपको यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी, यमुना की। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि सभी प्रैक्टिस सेट में आपके नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम आप उठा कर देख लीजिए, वहाँ पे नदियों के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यदि ज्योग्राफी प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं तो आप नदियों के सभी प्रश्नों को जो उसके रिवर्स होते हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, उन सभी को आपको देख के जाना होगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपका एग्जाम बिहार का है तो आप बिहार की नदियों को और प्लस में जो देश में है उनकी नदियों को आपको देख लेना होगा। वहीं से आपका एग्जाम कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन सा, केन है, बेतवा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। यानी कि आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो दोस्तों वो कौन सा, एड्रेनलिन। ठीक है, कौन सी है, एड्रेनलिन जो है ऐसे हार्मोन है जिसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लड़ाकू हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की हम बात करें तो ये क्या है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, और जो मेल सेक्स हार्मोन होती है ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए भारत में संविधान सभा हुआ था किसके लिए, तो संविधान के निर्माण करने के लिए। तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, तो वे थे JB कृपलानी। कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे। वो भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, वो मौलिक अधिकारों में उप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विधानसभा में प्रस्तावना पर बात किए थे। वर्ष 1951 में कृपलानी ने अपने खुद की राजनीतिक पार्टी कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, जिसका बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरकारक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो यह नीला हरित शैवाल जो है दोस्तों, ये एल्गी जो होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, तो एक प्रकार का शैवाल है। कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरकारक है, तो नील हरित शैवाल जो है एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरकारक हो जाएंगे। ठीक है, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि कोशिकाओं में गैसों के संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कोशिकाओं में जो गैस जो होती है आदान प्रदान होती है, संचालन होती है, ट्रांसमिशन होती है, उसकी प्रक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि विसरण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, गैसों का जो संचालन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण होता है। जैसे कि आपने कोई परफ्यूम लगाया होगा, जैसे आप परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं या प्रेस करते हैं तो उनसे जो फुहारा निकलता है, जो लिक्विड निकलती है, उसके लिक्विड निकलने के तुरंत बाद पूरे जो है वातावरण में उस जगह पर, पार्टिकुलर जगह पर आपकी पूरी जो है उसकी जो जिस फ्रेगरेंस का जो वो सेंट होता है, यानी कि परफ्यूम होता है, वो पूरे वातावरण को उस टाइप का घुला देता है, यानी कि उस टाइप का आपका मतलब स्मेल होने लगता है। ये किसके कारण से होता है, ये विसरण की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैल पुनहा नामक जनजातियों एवं पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपके किससे हो जाएंगे, झारखंड संबंधित हो जाएंगे। कौन सा, हेल पुनहा जो है ये एक प्रकार की जनजाति है जो आपको झारखंड में देखने को मिल जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है। देखिए पाइसीकरण जो दोस्तों होता है ना, खास करके दूध में होता है, और पाइसीकरण जो है ना, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये लाइपेज के लिए दोस्तों क्या है आपके पास, तो ये मतलब कि उत्तरदायी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत ड्यूडेनम, जेजुनम और डैश में विभाजित होता है। देखिए छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग में विभाजित होता है, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा दोस्तों कौन सा होता है, वो होता है इलियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत से अगर प्रश्न बने तो ये प्रश्न आपको बनता ही बनता है कि छोटी आंत जो है ना, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, और जो इलियम होता है, ये इन तीनों में विभाजित होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो NR जो है नारायण मूर्ति, इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, नारायण मूर्ति जी हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है। तो मलयगिरी तो कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो गठजात पहाड़ियों में आपका जो है ना, मतलब कि मलयगिरी पहाड़ी देखने को आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, ये सभी दोस्तों आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। तो दिबांग जो जल विद्युत परियोजना है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए हो जाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो मतलब कि ये कितना मतलब कि विद्युत जो उत्पादन करती है, वो 2880 जो है ना मेगावाट जो है, ये इसमें क्या होती है, बिजली की उत्पादन होती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव इसे हम बोलते हैं। तो इस प्रस्ताव में दोस्तों क्या होता है कि जो पहली जो संसद आती है, प्रथम सत्र जो होता है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं दोनों सदनों के एक साथ संबोधित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मतलब कि ये कौन सा अनुच्छेद में है, 87 के अनुच्छेद नंबर 87 के 1 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 87 में क्या गया है कि इसमें 2 उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जब पुनर्गठित निचले सदन की पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों के को भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया दोस्तों, तो ये इसमें आपको 5 वर्ष जो है इसमें निर्धारित किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। दोस्तों आप लोगों को पता है हड़प्पा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो कौन सा ऐसा जो स्थल है जो गुजरात में स्थित है आपका, तो ये आपका हो जाए कौन सा, सूर्यकोटदा। सूर्यकोटदा कहाँ पे आपका, गुजरात में स्थित है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें कि सोर्तिदेही की, तो ये कहाँ पे आपके हो जाएंगे, तो ये अफगानिस्तान में आपको देखने को वर्तमान में मिल जाते हैं। ठीक है, सोख्ता को की हम बात करें अगर दोस्तों, ये आपके कहाँ मिलते हैं, तो सोख्ता को आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें सूतकांगेडोर की, तो ये दोस्तों कहाँ मिलते हैं अभी आपको वर्तमान में, तो ये भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन गुजरात में दोस्तों क्या है आपके पास, तो सूर्यकोटदा जो है आपके गुजरात में है, और सूतकांगेडोर दोस्तों दोनों अलग अलग है, दोनों का आपको याद रखना होगा। सूतकांगेडोर जो है ना, ये आपके पाकिस्तान में मिलते हैं, जबकि सूर्यकोटदा जो है ये आपके गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो दोस्तों वो कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 12 जो है ना, अनुच्छेद 12 आपको हम क्या बताए थे, 12 से लेकर 35 तक जो है ना आपके मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो जो भी आंसर आएगा ना वो 12 से 35 के बीच में ही आएगा, इस टाइप को आपको सोचना होगा। तो देखिए इसमें राज्य की जो चर्चा की गई दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद नंबर 12 में जो है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की चर्चा की गई है, इसे आप याद रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है। तो दोस्तों देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने
जो इसके उपन्यास है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके जो आनंद मठ उपन्यास है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब कह रहा है कि जो आनंद मठ है इसमें किस विद्रोह का चर्चा की गई है, तो इस विद्रोह का नाम आपके पास 4 ऑप्शन की तरफ के तौर पर दे रखा है। अगर पहला है कि रामोसी विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा आपके पास है कोल विद्रोह और चौथा है सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो सन्यासी विद्रोह है ना, इसमें जो आनंद मठ में जो है किसकी चर्चा की गई है, तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है आनंद मठ में, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी हैं। ठीक है, ये कब लिखे थे, 1882 में ये जो है ना मतलब कि उपन्यास प्रकाशित हुई थी आनंद मठ। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक का जो टीका है दोस्तों ये एडवर्ड जेनर के द्वारा जो दुनिया में पहली वैक्सीन के तौर पर से खोजी गई थी, और वैक्सीन और टीकाकरण शब्द वेरियोला वैक्सीन से लिए गए हैं, जो जेनर द्वारा चेचक को दर्शाने के लिए तैयार किया गया एक शब्द है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो चेचक का टीका जो है इसके जो खोज कौन किए थे, एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स को फटाफट। प्रश्न कह रहा है कि बी और ई शहरों में असफल रहे। आपके पास एक चार्ट दे रखा है, इसमें आपको देखिए पहले जो है ना उत्तीर्ण है, यानी जो पहला अनुपात दे रखा है ये पास है, और जो दूसरा अनुपात दे रखा है ये फेल का है। तो आप ये याद रखेंगे जो पहले अनुपात है वो पास का है, यानी कि जो पास हो चुके हैं हम टिक मार देते हैं, ये है फेल यानी गलत हो चुके हैं। तो कह रहा है कि बी और ई शहरों में असफल रहे, यानी कि जो बी शहर है और ई शहर है, इन दोनों शहर में जितने भी विद्यार्थी असफल रहे आप उसकी संख्या निकाल लीजिए। फिर कह रहा है कि ए शहर और डी शहर में परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि जो पास हुए, इसमें यानी कि बी और ई में जो फेल हुए उसकी संख्या निकालना है, और उसके बाद जो ए और डी है इसमें जो पास हुए उसकी संख्या निकालना है। दोनों को संख्या निकाल करके आप अनुपात निकाल दीजिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम बी की कोशिश करते हैं निकालने का। दोस्तों देखिए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम निकालते हैं। देखिए बी जो है ना यहाँ पे छोड़िए, इधर ही हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए बी दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी हमारे पास है 126, टोटल कितना है 126 है, तो 126 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल की जो तुलना करेंगे हम इन टोटल विद्यार्थी से करेंगे, तो 4 3 कितना होता है विद्यार्थी 7। इसमें अब अभी हमको ये नहीं देखना है कि कौन फेल है कौन पास है, हम 7 से तुलना कर दिए टोटल का। अब हमको क्या निकालना है, असफल निकालना है। तो असफल पहला होता है तो हम 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये हमारा असफल निकल कर आ जाता था। ये हम सफल निकालते तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो कितना बन जाएगा 17 18 बार में, और 18 जो कितना होता है 18 जगह 72, यानी कि आपके पास कितना आ चुका है 72 आ चुका है बी का वैल्यू। कौन, जो असफल है यानी कि फेल वाला विद्यार्थी है। ठीक है, अब दोस्तों हम किसका निकाल लेते हैं, तो ई का निकाल लेते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे, ई का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ई हमारे पास कितना है 132 है, 132 करेंगे आप बटे में कितना कर देंगे, तो 6 5 11 कर देंगे, और हमको निकालना है किसका 6 का, तो 6 से हम कर देंगे यहाँ गुना पे, ये कितना में कर दीजिएगा 12 12 में, वर्षा कितना होता है 72, यानी कि ये भी 72 आ चुका है। ठीक है, बी और ई का, हाँ चलिए ठीक है। अब दोस्तों हम क्या देखिए दोनों का अब क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 7 14 144 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बी और ई क्या रहा था ना, बी और ई के एक सेकेंड सॉरी, पहला कौन सा है, पहला है ये है पहला उत्तीर्ण, ये है फेल, तो हम तो उल्टे ही कर दिए। यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे हमको फेल था ना 3 से गुना करना था, तो 18 3 54 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 18 3 54 हो गया ये। ठीक है, इसमें हमको क्या करना था 5 से गुना करना था, तो ये 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 60 कितना हो जाता है, 54 60 हो जाएगा आपके पास 4 और 6 5 11 114 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, और ए और डी को हम देख लेते हैं। तो ए हमारे पास कितना है, ए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ए हमारे पास 54 है, और बटा कितना कर देंगे, तो 5 4 9 कर देंगे। निकालना किसका हमको है, तो इसका अब की बार हमको निकालना किसका, अब की बार पास का निकालना है। ठीक है, तो पास दोस्तों हम क्या करेंगे 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, ये कितना जगह 54 6 5 30, यानी ए की वैल्यू 30 आ चुकी है। उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 96 करेंगे बटे 9 7 16 कर देंगे। किसका निकालना है, तो हमको 9 का निकालना है, तो 9 यहाँ कर देंगे। 16 का 96 9 6 का 54। ठीक है, तो यहाँ पे 54 हो गया, तो कितना हो गया 84 हो गया ये। एक सेकेंड, तो ये कितना हो गया 84 हो गया,
यानी कि ए और डी मिला के 84 हो गया और ये मिला के 114 हो गया। अब क्या है कि कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 84/114 कर दीजिए। तो आपके पास जो अनुपात दोस्तों आ जाएगा निकल के वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 14:19 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। चलिए, शहरों की संख्या जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 56% अधिक है, तो देख लीजिए दोस्तों आपके पास ये 54% है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये कितना 54% है, ये आपके पास 9×54, ये भी 54% है, ये 30 है, और उसके बाद जो है तो निकाल लेंगे दोस्तों। इस पर हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 शहर ए का हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 54/9, तो इस यहाँ पर निकाल लीजिए ना, 5/9 गुना 100 कर दीजिए, तो ये आपके पास परसेंटेज निकल जाएगा, कितना निकलेगा लगभग में 56% आपके पास निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो बी का हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो 4/7 गुना 100 कर देंगे, तो आपके पास कितना परसेंट आ जाएगा, तो लगभग में आपके पास 56% यहाँ भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सी का 10/21 गुना 100 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपके पास 47% आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 9/16 गुना 100 करेंगे तो 56% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना जाएगा 54% आ जाएगा, तो कितना है 56, एक है और 2 है, यानी कि 2 को 56% आ चुका है, तो हमको वही निकालना था कितनी संख्या है, तो 2 हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो ठीक है, देख रहे दोस्तों, हम जो मान लेते हैं कि जो तेल की आरंभिक मूल्य थी वो कितना थी 100 रुपये, हमको पता नहीं है तो हम 100 रुपये मान लेते हैं कि 100 रुपये पहले इसका मूल्य था। ठीक है, तो 100 रुपये जब मूल्य था तो खर्च कितना भी होगा, तो खर्च भी कितना होगा 100 रुपये होगा। ठीक है, अब दोस्तों तेल की जो नई कीमत हुई है ना 20% बढ़ गई है। जब हम प्रारंभिक मान 100 रुपये मांगे थे, तो अब नई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% बढ़ी है, तो 100 में जब 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगी। ठीक है, तो नया खर्च भी तो बढ़ेगा ना, तो नया खर्च क्या हो जाएगा, जब पहले हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो अब कितना कर रहे हैं हम 15% ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि 115 में कर रहे हैं। देख लीजिए, पहले हम 100 रुपये माने थे तो 100 रुपये खर्च भी हो रहा था, लेकिन जब वृद्धि हुई कीमत में तो 20% की वृद्धि हुई, तो खर्च में वृद्धि होगी, तो 15% वृद्धि हो गई, यानी कि 120 हो गई और यहाँ पे 115 हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या कीजिए, तो देख लीजिए आप 115 रुपये में खरीदे गए तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 115 बटा कितना 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कमी कितना हो जाएगा इसमें, तो कमी हम कैसे निकाल सकते हैं, कमी जो निकालेंगे हम लोग टोटल माने एक में से कमी कितना होगा 115 और बटा कितना हो जाएगा 120 और बटा कितना 1 गुना 100। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो 4/1/6 4/1/6% की क्या होगी यहाँ पे कमी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये सभी प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा समझना होता है, इसके बाद आप उसे बना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि x सबसे छोटी संख्या है, जैसे 12, 15, 18 और 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन x 23 से विभाज्य है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो 12, 15, 18 और 20, 27 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकले दोस्तों आपके पास 540 आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब 540 एलसीएम आ जाएगा तो हम जो है सबसे छोटी संख्या x माने हैं, तो x बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे 540 प्लस x प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों x का मान जो है ना अब खुद से हम सोच सकते हैं, यदि x का मान जो है हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 540 गुना x की वैल्यू कितने 4 प्लस कितना 2, तो 540 गुना 4 प्लस 2 यदि हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2162 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इन सभी संख्या का जोड़ यानी कि 6, 2, 8, 9 और 2, 11 यानी 11 जो है ना वो 23 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें 2162 में जब 11 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपके पास 196 आ जाएगा। ठीक है, 100 जब 96 आ जाएगा तो वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
एक आयताकार फल की बॉक्स का सतही क्षेत्रफल दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग क्या हो जाएगा? तो देखिए हम विकर्ण क्या जानते हैं दोस्तों, ये आयताकार दे रखा है यानी कि ये जो है घनाभ है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर होता है। गहराई भी दे रखी है, इसका मतलब ये घनाभ है। ठीक है, हम घनाभ कैसे समझे? क्योंकि इसमें गहराई दे रखी है, गहराई नहीं रहती तो ये आयत होता। तो यहाँ से 11 की वैल्यू हम निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये जो है रूट अंदर इधर जो आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, वो 121 यहाँ पे हो जाएगा। इसका हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 240 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, बी एच प्लस एल एच, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? तो 240 दे रखी है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब समीकरण क्या करेंगे, एक और समीकरण जब 2 को जोड़ देंगे तो आपके पास जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो देखिए ये कि क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा एल एच हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारे पास क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर वैल्यू कितनी है 121 है ना। तो 121 यहाँ पर हम लिख देंगे। आप प्लस में इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है देख लीजिए, समीकरण 2 से 240 है। दोनों जो आप जोड़ देंगे दोस्तों तो जोड़ने के बाद कितना आपके पास आ जाएगा 361 आ जाएगा। कितना 361 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है तो 361। तो इसकी किसका स्क्वायर 361 होता है? तो 19 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो कितना होता है 361 होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 19 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। थोड़ा सा बड़ा है जो हमारे बोर्ड में नहीं आ पा रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप क्या कीजिए एक बार फिर से पुनः इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्रश्न को हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे दिया है। अब कह रहा है कि 2 ट्रेन है। ठीक है, ए और बी 186 मीटर और 200 मीटर लंबी ट्रेन है। दो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन में पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए जब भी दोस्तों आपको एक ट्रेन जब विपरीत दिशा में आएगी ना, ये इधर से आ रही है इधर से जा रही है, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वेलोसिटी होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी जुड़ जाएगी, और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी घट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों क्या है विपरीत दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों की चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी। तो 80 और 64 जब करेंगे दोस्तों कितना आपके पास हो जाएगा 144 हो जाएगा। और 144 क्या है आपके पास, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि सवाल आपके जो है ना सेकंड में पूछा है यानी मीटर पर सेकंड में पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम चेंज कर देंगे। 5/18 से जब गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 44 से 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 8×5 40 हो जाएगा, यानी 40 मीटर पर सेकंड जो है ना इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड निकल के आ चुकी है। अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा किसको ट्रेन बी को। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है दूसरी ट्रेन की, तो 200 मीटर है। तो 200 मीटर है और चाल हमारे पास कितना निकल के आ चुका है हमारे पास, तो अभी 40 मीटर पर सेकंड निकल के आ चुका है। तो 40 हम डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करेंगे 40 पंजे कितना होता है 200, यानी 5 जो है ना सेकंड इसको इसमें आपको लग जाएगा। तो 5 सेकंड इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज ही कर लेते हैं। ठीक है, आसानी होगी समझने में आपको। कह रहे हैं कि 4 साल जो पहले है ना, 4 साल पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 दे रखा है। अब से 4 साल बाद इसका आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पर बहुत ही बेसिक मतलब कि समझ रखते हैं, तो उनको हम बेसिक बता देते हैं। देखिए माने कि 4 साल पहले एक आयु कितनी हो जाएगी, तो एक आयु मान लीजिए कि 5 के हो जाएगी। के दोस्तों हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे ए है ना 5 के, इसलिए हम ए को 5 के मान लिया, बी को हम 7 के मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं के की जगह पर, इससे कोई कुछ नहीं कहना है।
ठीक है। अब देखिए 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, 4 साल के बाद जो है ना वो 7/9 हो जा रहा है, ठीक है। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 7, ए की आयु जो है वो 4 साल के बाद कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। और जो बी की आयु है कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यही सवाल कह रहा है। अब दोस्तों देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप उसको देखिए 5 के हम माने थे पहले, अब उसमें कितना हुआ कि 4 साल वृद्धि हुआ, ठीक है। फिर 4 साल के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये तो देखिए 4 साल पहले था ना, तो ये 4 हम जोड़े इसमें तो हम वर्तमान में पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर क्या रहा है कि 4 साल के बाद, वर्तमान के 4 साल बाद फिर हम 4 इसमें जोड़ दिए, यानी वर्तमान में पहुँचे फिर 4 साल जोड़े तब ये हुआ। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 के करेंगे, फिर वर्तमान में आएंगे 4 प्लस करके, और फिर 4 साल वर्तमान से अधिक जाएंगे, तब जोड़ने के बाद दोस्तों क्या आएगा आपके पास, 7/9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम के की क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगी। अब कह रहा है सवाल में कि अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी का आयु कितनी हो जाएगी। देखिए 5K + 4 जो है ये क्या है आपके पास, वर्तमान का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, ठीक है। बट दोनों में जोड़ देंगे ना 12, तो 7K + 4 प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो के की वैल्यू हम निकाले थे इसमें, जो हम के की वैल्यू निकाले थे इसमें के की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू जब हम निकालेंगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5 के 20, और कितना हो जाएगा 16, 12 4 16, तो 20 + 16 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 36 लिख देते हैं। बट कितना हो जाएगा, 7 × 28 + 16, 28 16 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 36/44 हो चुका है। ऐसे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 और 4 11, यानी कि 9:11 का आपके पास रेशियो बन जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन में 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस सवाल को बना लिया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, आपने समझ भी लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास जो है ना, ये एक सिंपलीफिकेशन है सवाल है, आप इसे बना लेंगे। इसका आंसर जो आपके पास निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि 1.5 जो है 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 17 संख्याओं का औसत जो 29 दे रखा है, कितना है, 29 दे रखा है। तो देखिए हम कुल कैसे निकाल सकते हैं, तो 17 × 29 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा ना, ठीक है। ये कितना हो जाता है आपके पास, तो 493 आपके पास हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहली 9 संख्या 31 है, तो 31 × 9 कर देंगे यहाँ पे। ये कितना हो जाता है आपके पास, 9 और 9 × 27 279 हो जाता है। अंतिम का है कि 7 का 9 है, तो 27 × अंतिम का 9 कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है, 9 × 63, हाथ में 6, 9 × 18 24, ये हो गया। अब क्या है कि शेष का, तो अब शेष कैसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिए। आप ये दोनों को जोड़ दीजिए और इससे घटा दीजिए। 9 3 12, ठीक है। 7 4 11 12, ठीक है। 2 4 5, 522 हुआ ना। 522 में से आप क्या कीजिए, 413 में घटा दीजिए। तो आप जब घटाएंगे तो आपके पास जो है ना 29 निकल के आ जाएगा। तो 29 क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। समबाहु त्रिभुज का फल दे रखा है। देखिए ये सवाल दोस्तों आपके मतलब सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये बुक में दे रखा है। ये आपको लगेगा कि बहुत ही भारी सवाल है, तो हम इसमें सोचते हैं कि आपको दिमाग में टेंशन क्या ही दें, ठीक है। तो आप ये बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बाकी इसका आंसर 24/5 होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। यदि आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएंगे थोड़ा टेंशन आपको हो जाएगा कि हमसे नहीं बन पा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। इस आगे हम बढ़ते हैं। एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत 0% होता है। यदि निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर उसे 10% का नुकसान होता है, तो कह रहा है कि 10% का नुकसान होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास लाभ जो है 20% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी बहुत प्रश्न है, आपको हम बता चुके हैं, आप लोग से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 8 माह प्रति वर्ष 12% की चक्रवृद्धि ब्याज से 12,000 रुपये की राशि 2 साल के बाद 100 रुपये हो जाएगी। तो एक्स का दोस्तों यहाँ पे मान पूछा है, क्या हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 रुपये दे रखा है। जब प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 दे रखा है, ठीक है,
और हम समय निकालने की कोशिश करते हैं तो कितना 8 माह है और कितने 2 साल के लिए, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि जो है ना ये तिमाही है तो ये कितना हो जाएगा 8 साल यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 8 से करेंगे ना तो 8 या 24 यानी 3 जो है तिमाही यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रेट में हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल 12 है, 12% है और यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास जो रेट निकल के आएगा वो 8% निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 इंटू क्या होता है पावर पे n होता है। ठीक है, इसमें आप जो पुट कर देंगे फॉर्मूला को, P की वैल्यू कितना है हमारे पास है, तो 12,000 है यहाँ पे, 1 प्लस ये कितना है 8/100 और n की वैल्यू कितनी है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप जो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो है वो 15,117 रुपये निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जब इसे पिघलाया जाता है तो 0.1 सेंटीमीटर की एक तार परिवृत्तीय खंड के रूप में खींचा जा सकता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। देखिए जब भी एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है, जब इसे पिघला करके परिवृत्तीय खंड में चेंज करते हैं दोस्तों, ये क्या होता है एक आपका बेलन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी किसी चीज़ को आप पिघलाएंगे ना तो इसका आयतन क्या होती है बराबर हो जाती है। तो यहाँ गोले का आयतन और क्या होगा यहाँ पे बेलन का आयतन, दोनों क्या होगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो देखिए πr² क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³। तो पाई रखेंगे यहाँ पे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का क्यूब हो जाएगा यानी कि 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो r है ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू कितना का करेंगे यहाँ पे h करेंगे और 4/3 कर देंगे यहाँ पे, और ये 3 का क्या होगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो h की वैल्यू तो सबके पास क्या हो जाएगी, तो 4 गुना कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, तो 0.1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम कर देंगे तो आपके पास कट करेंगे इसको तो आपके पास जो है ना 36 मीटर जो है इस प्रश्न का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, जिसे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत जो है 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन जो है 750 ग्राम घट जाता है। ठीक है, तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि समूह सदस्य संख्या कितना थी, नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं। तो इसमें क्या है 54x है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 54 यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस में क्या हो रहा है कि 12 विद्यार्थी और इसमें शामिल होते हैं, तो 52 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल निकल के आ चुका है। अब दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फिर क्या कहते हैं कि 12 विद्यार्थी बढ़ने के बाद तो x प्लस कितना जगह 12, अब 12 बढ़ने में क्या होता है ना कि 750 ग्राम क्या होता है घट जाता है। तो टोटल में कितना था 54, जब 750 किलोग्राम चेंज करेंगे तो 0.75 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो लास्ट में आपके पास जो आएगा 15 गुना 100 बटा कितना का 75 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए 25 थी 75, 25 के 100। ठीक है, और ये 3 × 5 = 15 यानी कि 5 के 20 जो है ना इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का क्या करता है लाभ कमाता है। यदि वह निश्चित मूल्य पर 14% का छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए निश्चित मूल्य कितना मान लेते हैं कि नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब लागत मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं 90% की छूट 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या है 90% ऑफ x का, तो 90% ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 + 7 यानी कि 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 117 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x गुना 90/100 और बटे बराबर कितना हो जाएगा 117 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 130 जो है ना आपके पास निकल के आ जाएगा x की वैल्यू। अब कह रहा है कि तो उच्च लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 130 का कितना हो जाएगा 86%, जो 14% छूट देता है ना फिर से, तो विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं 86% से यहाँ पे। तो यदि हम इसे कट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा वो 111.8 निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो देख लीजिए, तो इसमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो 100 में कितना बढ़ा हुआ है, 11.8 बढ़ा हुआ है। तो 11.8 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा दोस्तों आज का सवाल जो है ना थोड़ा सा मतलब कि टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी आप समझेंगे तो समझ ही जाएंगे। 2 पाइप दे रखा है, एक्स और वाई एक खाली टंकी को 3 मिनटों में भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स अकेले टैंक को भरने के लिए 30 से 6 मिनट अधिक लेता है, तो वाई अकेले टंकी को भरने के लिए 30 से 54 मिनट अधिक लेता है, तो एक्स और वाई मिलकर के टैंक को कितने घंटे में भर सकेंगे। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे एक्स वाई एक्स को कर दिया है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, बाकी आपको हम बता ही देते हैं। तो 1 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि आप बनाएंगे तो 1 बाय आपके पास हो जाएगा t+6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, t+54 हो जाएगा। ठीक है, सभी सवाल में दे रखे हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला हम t का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो t का वैल्यू आपके पास निकल के आएगा, वो 18 मिनट निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये सभी चीज़ें है ना, आपको हम एक फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना होता है। यदि आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो सॉल्व तो आप खुद से कर सकते हैं। तो 18 मिनट यहाँ पर आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों माध्य क्या होता है ना, सभी को आप जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, आपके पास 621 आएगा। और संख्या कितनी है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। 10 डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 62.1 दोस्तों क्या है आपके पास, ये आपके माध्य निकल के आ चुके हैं। और माध्यिका हम कैसे निकाल सकते हैं, तो या तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप सजा दीजिए पहले। यदि आप सजाएंगे तो पहले आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आपके पास 56 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आपके पास आएगा, 58 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 59 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो 62 आएगा। उसके बाद 63 आएगा। उसके बाद 65, उसके बाद फिर 65 आएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 66 आएगा। उसके बाद 68 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों क्या बीच वाला कॉमन कौन सा है, 10 संख्या है, तो इसका मतलब 1 2 3 इधर से होगा, 1 2 3 4 4 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 4 इधर से। ठीक है, 4 यहाँ से, मतलब कि 4 यहाँ से हो गया, और 1 2 3 4 यहाँ से। 4 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, 5वां और 6वां पद। तो 1 2 3 4 5 1 6, यानी 63 और 65 दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 इधर भी है और यहाँ पे 1 2 3 इधर भी है। ठीक है, तो 63 और 1 सेकेंड, 1 2 3 4, तो 62 और 63 होगा ना। ठीक है, तो 62 और 63 को जोड़ दीजिए और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो यदि आप जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आपके पास 125 आएगा, और 125/2 कितना होता है, तो 62.5 आता है। तो 62.5 क्या होगा, यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये आपके पास कितना था, 62.1 था, ये आपके पास कितना है, 62.5 है। आप दोनों को घटा दीजिए तो 62.5 में से 65 में से 62.5 में से 62.1 जब माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। सुरभि किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, लेकिन वह काम का 3/8 हिस्सा पूरा कर पाया है, तो उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता 10 दिनों में पूरा करती है। एक साथ काम करने पर वो किसी काम का 125% पूरा कब कर पाएगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्या, तो से टोटल काम कितना था, 1/3 काम हुआ है, तो शेष काम कितना बचा है, तो 1/3/8 कर देंगे तो ये आपके पास क्या है, शेष काम बच जाएगा। तो ये आपके पास कितना शेष काम बचेगा, 5/8 काम शेष बचेगा। और यही शेष काम को क्या कह रहे हैं ना, कि जो अमिता है वो काम करना शुरू करती है 10 दिनों में। तो 5/8 काम को अमिता जो है ना 5/8 काम को कितना करती है, 10 दिनों में कर सकती है। ठीक है, तो अमिता का 1 भाग का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 गुना हम उल्टा कर देंगे तो 8/5, ये क्या होगा, इसका 1 दिन का काम हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी कि अमिता 1 दिन में कितना काम करती है, 16 काम करती है। ठीक है, ये तो आपके पास निकल के आ चुकी है। तो ये सुरभि कितना करती है, 24 काम करती है। तो अब दोनों मिलकर कितना करेगी, तो दोनों मिलकर हम निकाल सकते हैं ट्रिक से, 24 गुना 16 आप प्लस 24 प्लस 16, ये दोनों क्या है, दोनों का 1 दिन का काम हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे करेंगे तो ये आपके पास निकल जाएगा 9.6 दिन। ठीक है, 9.6 दिन। लेकिन क्या कहना है, 125% पूरा करना है इसका, तो 125% इसका निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, बाकी आप इसे सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 × 125, 25 × 100 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 और 12 × 96, यानी कि 12 जो है ना 12 दिन आपके पास आंसर निकल आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है,
तो दोस्तों ये भी प्रश्न थोड़ा सा आपके पास लेंदी है, ठीक है। बाकी हम आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है ना 4% की साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में एक निश्चित राशि इतना रुपये के बराबर हो जाती है। तो 7.5 वर्ष के लिए समान योग पर 8% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। तो माना कि राशि दोस्तों क्या है, पी है। राशि हमारे पास नहीं जानते तो पी मान लेते हैं। तो देखिए पी प्लस कितना जाएगा, पी गुना 4 गुना 3 अब बटा कितना जाएगा 2 गुना 100, ठीक है। इसी का मान दोस्तों कितना दे रखा है आपके पास 9243 कितना है 20 दे रखा है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8720 रुपये, कितना 8720 रुपये निकल के आ जाएगी। तो अब दोस्तों क्या है SI निकाल सकते हैं हम लोग। तो SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। तो 8720 गुना 8 गुना 15 बट 2 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 100 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5232 रुपये दोस्तों आपके पास निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं इस बार की ओर। एक आदमी है अनुप्रवाह से नाव चला करके 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों धारा की गति कितनी हो जाएगी, देखिए एक तरफ है कितना 9 किलोमीटर कितना घंटा में 2 घंटे में। तो ये जो अनुप्रवाह है ना, अनुप्रवाह ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और जो ऊर्ध्व प्रवाह है ये कितना आपके पास हो जाएगा, तो 9/6 हो जाएगा, ठीक है। तो धारा गति निकालने के क्या करेंगे हम लोग 1/2 यहाँ पे कर देंगे, अब बटे क्या करेंगे 9/2 और माइनस क्या करेंगे 9/6 कर देंगे, ठीक है। तो ये आप कर दीजिएगा तो आपके पास जो आ जाएगा वो एक कितना जाएगा 9/2 और गुना 2/6। तो आपसे काट कर दीजिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3/2 दोस्तों आपके पास निकल आ जाएगा, जो कितना होता है 1.5 होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मैथ्स के इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपके बारी आती है किसकी, हिंदी की। चलिए दोस्तों हिंदी का सवाल देख लेते हैं। निम्न में से अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का दोस्तों विलोम शब्द होता है कहाँ से, अंबर होता है, ठीक है। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध यहाँ पर शब्द जो है शुद्ध दे रखा है, असमर्थ यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अतिकृत, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनिल, अनिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अनिल का अर्थ होता है आपके पास हवा और अनल का अर्थ क्या होता है आग, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। दाना पानी उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दाना पानी उठाना मुहावरे का अर्थ होता है जगह छोड़ना, इसका क्या होता है दाना पानी उठाना। दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा, वो है यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, यही शुद्ध वाक्य दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास सवाल कह रहा है कि आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आसमान पर थूकना जो मुहावरे का अर्थ होता है ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि महापुरुषों का क्या करता है, निरादर करना, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास जो है एक क्या बोलते हैं उसको गद्यांश दे रखा है, आप इसे पढ़ लेंगे उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या दार्शनिक का प्रमुख कार्य क्या है इस गद्यांश के अनुसार। दोस्तों दार्शनिक का जो प्रमुख कार्य है ना इस गद्यांश के अनुसार वो कौन सा है, परोक्ष की प्रशंसा करना, परोक्ष की मीमांसा करना, ठीक है। कवि संज्ञा तभी सार्थकता पा सकती है जब कवि, तो दोस्तों जब कवि क्या हो जाएगी यहाँ पे सर्वसाधारण को प्रकृति के रहस्यों से अवगत कराता है, ठीक है। अगला सवाल है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दोस्तों। तो ये क्या हो सकता है आपके पास, प्रकृति का पुनरुद्धार कवि हो सकता है, ठीक है। अब हम रीजनिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि रोग लक्षण विद्या रोग खगोलशास्त्र किससे सम्मिलित हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ग्रह सम्मिलित हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से सम्मिलित है। प्रसिद्ध का गुमनाम हो जाएगा, तो पागल का क्या हो जाएगा, तो पागल का हो जाएगा समझदार, ठीक है, उल्टा है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक है कि 64 25 है, 9 है, 8 है। आप तो ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है 4 का क्यूब है, ठीक है। ये दोस्तों कितना है, तो आपके पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर क्यूब यानी 2 का क्यूब है। इसका मतलब ये स्क्वायर है किसका, 1 का स्क्वायर है। तो अब क्या आएगा दोस्तों, तो 2 का क्या होगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 है, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 का क्या होता है क्यूब। तो कितना हो जाएगा 6 216 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
एक निश्चित कूट भाषा में ए अक्षी को 120 लिखते हैं तो PPE को क्या लिखेंगे, तो देखिए 120 तो एक हुआ, ये x कितना 24, ये गुना 5, ये तीनों को गुना करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से ऐप कितना होता है 6 होता है, 4 पंजे 30 है, 30 पंजे कितना होता है 30 पंजे 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत का चयन कीजिए। लाल बैगनी नीला पीला है तो दोस्तों इसमें असंगत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बैगनी जो है यहाँ पे असंगत हो जाएगा दोस्तों, लाल ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम फर्नीचर कुर्सी और पेड़ को दर्शाता है दोस्तों, तो ये फर्नीचर कुर्सी और पेड़ है, यानी ये जो है ना फर्नीचर है, ये फर्नीचर के अंदर में कुर्सी हो जाएगा और पेड़ दोस्तों क्या यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आगे आएगा। 9 21 है, 38 है, 65 है, आगे क्या आएगा, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है, 12 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 17 प्लस हो रहा है। ठीक है, 12 5 17, इसमें क्या प्लस हो रहा है, तो 27 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्लस क्या हो रहा है, तो 42 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 प्लस 42 कितना हो जाता है, 5 2 7 6 4 10, 107 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 मित्र है, वही बात है जो हम पिछले बार बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 LWW हो जाएगा, क्योंकि इसमें -2 पहले -2 फिर +2 फिर -2 वही सेम टू सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए EFG है, JN है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे गुना 2, 5 कितना होता है, ये 5 ये 5 ये 10, देखिए 5 दूनी 10 हो गया ना। उसी प्रकार जे कितना होता है, जी कितना 7, 7 दूनी 14, यानी एन से शुरू होगा, एन से सभी शुरू होगा, ये नहीं है। के कितना 11, 11 दूनी कितना होता है, 11 दूनी 22, 22 क्या होता है, तो 22 होता है क्या, 22 आपके पास क्या होता है V22, तो एन भी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पैटर्न को दिखाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको हम आंसर दिखा देते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प का असंगत का चयन कीजिए। 45 105 है, 75 85 में कौन सा असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 4 जो है ना 85 यहाँ पर अंतर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 85 के अलावा सभी जो है ना आपके 15 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 और 5 दोनों से। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है CHI, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू दोस्तों 21 होगा, इसका वैल्यू 21 होगा, इसका वैल्यू भी 21 होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा 20 होगा, इसलिए ये क्या है अलग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी कीले पिंस है, क्या है, सभी कीले क्या है ना पिंस है, सभी कीले क्या है वो पिंस है, ऐसे मान सकते हैं सब। ठीक है, और सभी हथौड़े पिंस है, और सभी हथौड़े क्या है ना पिंस है, यहाँ पे अंतर नीचे में सभी हथौड़े पिंस है। ठीक है, कोई भी कील पिन नहीं है, कोई भी कील जो है वो पिन नहीं है क्या, बिल्कुल है, लेकिन ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, तो पहला कथन जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ पिंस कीले हैं, तो कुछ पिंस कीले हैं, बिल्कुल है दोस्तों, तो यहाँ पर सही है, यानी केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही दे रखा है जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, 7 मित्र है, वही बात है, इसमें क्या है आपको समझाना, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कुट भाषा में लब का ओलेब है, तो IRIS का क्या लिखा जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ऋषि, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसके आकृति को दिखाएगा सेम टू सेम, दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन नंबर ए दिखा देगा। ठीक है, 69 का दोस्तों क्या है 24 का 4 है, 45 से क्या हो जाएगा 24 का 4 है, तो 45 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 में आपके पास जो है ना 45 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अक्सर है कि अगला सवाल है दोस्तों आपके पास 70वां है आपके पास, इसका आंसर होगा 4N। ठीक है, 71 का दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ही वॉक्स एज थ्रू ही इज स्लाइटली लैम। ठीक है, फिल इन द करेक्टली, इंडिया वन बाय एन डैश एंड 3, दोस्तों क्या होगा इस इंडिया वन बाय इनिंग्स रन्स एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेंटेंस कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में कर रहे हैं, बाकी आप उसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर इसका बता देते हैं। ठीक है, देखिए 75 का 3 ऑप्शन नंबर C3 हो जाएगा, यहाँ पे सही का सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 76 में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। 77 में आपका दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओवन हो जाएगा। और 78 में आपके पास आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, एम्बिशियस का, ठीक है। 79 का दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सी सेंट मी ए क्विक रिप्लाई, ये सही हो जाएगा। और 80 का दोस्तों आपके पास जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ही स्टे इन मुंबई फॉर 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का सवाल दोस्तों आपके पास है, पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एवरेज सही हो जाएगा। 82 का दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग पढ़ लेंगे, हम आपका आंसर ही बता देते हैं सिर्फ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आपको दिक्कत हो जाएगी। गूगल क्रोम में बुकमार्क को दिखाने या छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में 2010 में की हम बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे फिल्टर सही हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों 2010 में उपयोग की गई भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+F का खोज करते हैं। जीमेल दोस्तों बात हो रही है, जीमेल का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फॉरवर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की यहाँ पर बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। MS वर्ड 2010 में की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोग सवाल पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे टेबल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बराबर देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड 2010 की यहाँ पे बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए बदलने में करते हैं, तो इसका आंसर होगा Ctrl+2 का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल 2010 की हम बात हो रही है दोस्तों, तो ये क्या होगा, Alt+A का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट की समायोजित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो सेल का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में के निम्नलिखित में से फीचर्स में किसका उपयोग सेलेक्ट की गई सेल्स को एक बड़ी सेल में चेंज करने के लिए करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है, तो दोस्तों वो कौन सा हो जाता है, तो आपके पास हो जाता है रूलर बार, ठीक है। MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग सम निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, स्टेटस बार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि MS वर्ड 2007 में प्रीव्यू निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो फॉर्मेट स्पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका दोस्तों आंसर होगा कि विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए करते हैं, तो वो दोस्तों क्या होता है, तो आपके पास URL होता है, ठीक है। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 97 का बी क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। 98 का दोस्तों क्या है आपके पास, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। 99 दोस्तों क्या है आपके पास, तो 2 ट्रेस करते हैं। और 100 का दोस्तों आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम की, तो एग्जाम दोस्तों आपके पास जो है ना, अभी कोई किसी प्रकार की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो बस आप जो पिछले बार जो आपको दिया गया था, जो एग्ज़ाम के जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म में जो आपको मेंशन किया गया कि एग्ज़ाम टेंटेटिवली अगस्त और सितंबर के लास्ट वीक में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, तो आप उसी डेट को मान के चलिए और उसी एग्ज़ाम को तैयारी करिए, ठीक है। बाकी किसी का नहीं सोचना है, बस आपको इतना ही सोचना है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए खूब तैयारी मेहनत अच्छे से करनी है, ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेनी है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।